हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के अध्याय में हम लोग जनसंख्या संगठन को पढ़ने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में डिस्कस किया था कि किसी भी देश के संदर्भ में उस देश की सरकार के पास वहाँ के नागरिकों के विषय में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यानी वहाँ का जो जनसंख्या संगठन है उसकी जानकारी सरकार के पास होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सरकार जो है उस देश में निवास करने वाले लोगों के लिए बेहतर योजनाएं और नीतियां बना सके, जिससे कि लोगों की जो नीड है वो भी फुलफिल हो सके। तो एक देश में जो है विविध प्रकार के लोग निवास करते हैं और लोगों को हम उनकी आयु, लिंग और उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक कर सकते हैं। जनसंख्या को पृथक करने की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि उनका व्यवसाय, उनकी शैक्षणिक योग्यता या फिर जीवन प्रत्याशा के आधार पर भी उनको पृथक कर सकते हैं। लिंग संगठन किसी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहा जाता है। और सेक्स रेशियो को परिकलित करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूला है। कुछ देशों में ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये अपनाया गया है, यानी पुरुष जनसंख्या अपॉन स्त्री जनसंख्या इंटू 1000 अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। जबकि भारत में लिंगानुपात की गणना इस वाले फॉर्मूले से होती है, यानी स्त्री जनसंख्या अपॉन पुरुष जनसंख्या इंटू 1000 अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। यहाँ पर लैंगिक भेदभाव के बारे में बात की गई है। देखिए, जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर निश्चित रूप से लिंगानुपात जो है वो स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। ऐसी स्थिति खास करके पितृसत्तात्मक समाजों में देखी जाती है, जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज होता है। तो पुरुष प्रधान समाजों में पुरुषों को वरीयता दी जाती है और महिलाओं को हाशिए पर धकेला जाता है, उन्हें स्टार्टिंग से दबाया जाता है। आपने भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा देखी होगी। भारत में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन परिवार में लड़कियां होने के बावजूद भी उनके मन में ये चाह होती है कि हमारा जो वंश है वो केवल लड़के से ही आगे बढ़ेगा। तो इसी चाह के लिए वो बच्चे पे बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं ये पितृसत्तात्मक समाज से ग्रसित हैं। यानी इनके मन में यही सोच बनी हुई है कि उनका लड़का ही वंश आगे बढ़ाएगा, उनका लड़का ही जो उनका नाम रोशन करेगा, लड़कियां तो बिल्कुल बेकार हैं। इसके अलावा भारत जैसे समाजों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर लड़कियों के विवाह पर मोटा सा दहेज भी लिया जाता है, अच्छा खासा दहेज भी लिया जाता है। तो अत्यधिक दहेज लिए जाने की वजह से भी भारत के बहुत सारे परिवार ऐसा सोचते हैं कि उनके घर में बेटी ना हो, अगर बेटी होगी तो उन पर बेटी एक बर्डन के रूप में होगी। इसके अलावा जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए भी लोग आशंकित रहते हैं। तो इस वजह से भी लोगों के मन में यह है कि अगर घर में लड़की है और मान लीजिए उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कोई अनहोनी घटित हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दोष लग जाएगा। तो इस वजह से भी लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में लड़कियां ना हों, लड़के ही हों, जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। हमें सोच को बदलना होगा। देखिए, लिंग भेदभाव के कारकों में स्त्री भ्रूण हत्या। स्त्री भ्रूण हत्या का मतलब है जिस समय बच्चा कोख में होता है उस समय गैर कानूनी तरीके से लिंग की जांच करवाकर पता करवाना कि ये लिंग लड़की है या पुरुष है, तो उसके बाद उसकी हत्या करवा देना। भारत में अक्सर आपने देखा होगा, अब तो जो आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड सेंटर होते हैं, उनके बाहर लाइन लिखी होती है कि लिंग की जांच करवाना कानूनी अपराध है। फिर भी गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग रुपए लेकर लिंग की जांच करते हैं कि भ्रूण में जो आपका बच्चा पल रहा है उसका लिंग क्या है, और ऐसे करके उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। तो अबॉर्ट करवाने से क्या होता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो इसे स्त्री भ्रूण हत्या कहा जाता है। या फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तब पता चलता है कि वो लड़की है, तो बाद में उसकी स्त्री शिशु की हत्या कर देते हैं। या फिर आपने देखा होगा स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा। तो इन सब की वजह से लिंग भेदभाव होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों की प्रधानता होती है, इसी वजह से स्त्रियों को कमतर समझा जाता है। कमतर समझने की वजह से उनके साथ मारपीट वगैरह की जाती है, गाली गलौज की जाती है, उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, स्त्रियों के प्रति हिंसा करवाती हैं। इसका एक कारण ये भी है कि इन क्षेत्रों में स्त्रियों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा निम्न है। सामाजिक स्तर पर देखें, सामाजिक स्तर पर पितृसत्तात्मक समाज का बोलबाला है, पुरुषों का बोलबाला है। और आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ आज भी ये समझा जाता है कि केवल पुरुष ही कमाने योग्य है। हालांकि जो पढ़े लिखे परिवार हैं उनमें तो ये धारणा बदली है, फिर भी अधिकांश परिवारों की धारणा ये है कि स्त्री केवल और केवल घर के काम के लिए बनी है, वो रोजगार वगैरह के लिए नहीं बनी है, केवल घर के काम के लिए बनी है। उसका काम किचन तक है, कपड़े धोने तक है, बच्चे पालने तक उसका काम है। ऐसे लोगों की सोच बनी हुई है। तो इस वजह से भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा भेदभाव झेलना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ ये नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पुरुष जो है रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में चले गए हों और महिलाएं वहाँ पर रह गई हों।
जैसे कि हमारे भारत के ग्रामीण परिवेश में होता है। ग्रामीण परिवेश में जो प्रवास होता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे पुरुष जो है अक्सर शहरों की ओर रोजगार के लिए जाते हैं, जबकि महिलाएं जो है उनका घर संभालती हैं या फिर खेती बाड़ी के कामों को संभालती हैं। अब देखिए यहाँ पर विश्व के संदर्भ में जनसंख्या का लिंग अनुपात बताया गया है कि विश्व की जनसंख्या का जो औसत लिंग अनुपात है ये प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में दर्ज किया गया है, यहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके विपरीत सबसे कम निम्नतम लिंगानुपात जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहाँ पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दुनिया के विभिन्न देशों में यहाँ पर लिंगानुपात में आपको अंतर देखने को मिलता है। अगर हम वर्ल्ड वाइड स्तर पर देखें तो वर्ल्ड वाइड स्तर पर जो है 102 पुरुषों पर 100 स्त्रियां मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सूचीबद्ध देश हैं, ये संयुक्त राष्ट्र सूची में जो 139 देश जो हैं, यहाँ पर लिंग अनुपात जो है स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि बाद बाकी जो शेष 72 देश हैं यहाँ पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया की बात की गई है, यानी एशिया महाद्वीप की बात की गई है। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात निम्न है और एशिया महाद्वीप में भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लिंग अनुपात जो है और भी ज़्यादा निम्न है, जैसे कि चीन, भारत, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा निम्न है। दूसरी ओर एशिया के कुछ ऐसे भी देश हैं या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर लिंग अनुपात जो है उच्च है। जैसे रूस की बात की जाए तो रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष जो है अल्पसंख्या में है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भूतकाल में आपने देखा होगा जो यूरोप है या फिर एशिया वाला जो कुछ हिस्सा है वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की चपेट झेल चुका है और महामारियों की चपेट भी झेल चुका है। तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में पुरुष जो थे युद्ध लड़ने गए थे और बड़ी संख्या में पुरुष मारे भी गए। तो ऐसे करके वहाँ पर महिलाओं की संख्या इस वजह से ज़्यादा है। तो वही कारण यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि भूतकाल में वहाँ पर अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास हुआ है, इसी वजह से इन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। आयु संरचना, देखिए आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर कुछ एज ग्रुप बताए गए हैं और उन एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनकी जो विशेषताएं वो बताई गई हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का जो बड़ा आकार है एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। देखिए यहाँ पर जो एज स्ट्रक्चर बताया गया है ये विश्व के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में नहीं है। भारत में 15 से लेकर 64 के बीच का जो ग्रुप है इसको कार्यशील जनसंख्या माना गया है, जबकि विश्व के संदर्भ में 15 से लेकर 59 की आयु वर्ग को माना गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आयु ग्रुप है 15 से 59 वाला ये कमाऊ व्यक्ति हैं, यानी ये किसी रोजगार को करने में सक्षम व्यक्ति हैं, तो इसे कार्यशील जनसंख्या माना गया है। जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जो जनसंख्या है इसका एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। देखिए 60 प्लस वाले, इसके अलावा 15 से कम आयु वाले जो बच्चे हैं इनको आश्रित माना जाता है, ऐसा माना जाता है ये डिपेंड है, इनके लिए सरकार को या उनके जो परिवारीजन है उनको प्रयास करना होगा। तो 60 प्लस वाले और 15 से कम एज वाले जो बच्चे होते हैं वो डिपेंड माने जाते हैं, यानी ये कार्यशील वर्ग में नहीं आते हैं। कार्यशील वर्ग में केवल 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के आते हैं। अब इन सब में भी जो युवा जनसंख्या है उसका महत्व किसी देश के संदर्भ में बहुत ज़्यादा होता है। जिस देश के पास युवा जनसंख्या का अनुपात बहुत ज़्यादा होता है वो देश उतना ही ज़्यादा आगे जाने की संभावना रखता है। तो युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है और जनसंख्या जो है युवा है। अब यहाँ पर आयु लिंग पिरामिड के बारे में बात की गई है। देखिए जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों पुरुषों की संख्या से है और जनसंख्या पिरामिड का जो प्रयोग है ये जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए आयु लिंग पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में इसका जो बायां भाग है ये पुरुषों का प्रतिशत दर्शाता है, जबकि इसका दायां भाग जो है स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। आयु लिंग पिरामिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला प्रकार है विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पिरामिड है ये विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड है, जिसका आधार जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है और अपने शीर्ष के स्तर पर एकदम ये पतला होता जाता है। शीर्ष के स्तर पर एकदम बिल्कुल संकीर्ण होता जाता है, बिल्कुल पतला होता जाता है। आधार चौड़ा होने के मतलब क्या है? आधार चौड़ा होने के मतलब ये है कि इसके जो निम्न एज ग्रुप है, जैसे 0 से 4 साल वाला एज जो ग्रुप है, इसमें जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जन्म दर बहुत ज़्यादा है। तो जन्म दर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जिसका जो आधार है वो चौड़ा है। तो ये जो पिरामिड है नाइजीरिया का पिरामिड दिया गया है। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। देखिए अल्प विकसित देशों में जन्म दर उच्च पाई जाती है, इस वजह से अल्प देशों का जो पिरामिड होता है, अल्प विकसित देशों का जो पिरामिड होता है उसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष की ओर एकदम संकीर्ण होता जाता है। इस पिरामिड में जन्म दर उच्च है, इसकी वजह से निम्न आयु वर्गों में जनसंख्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक ऐसा ही पिरामिड आपको बांग्लादेश और मैक्सिको का देखने को मिलता है, यानी बांग्लादेश और मैक्सिको का पिरामिड भी सेम ऐसा ही पिरामिड है
यानी ये भी त्रिभुजाकार पिरामिड रखते हैं। दूसरा है यहाँ पर स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड दिखाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का आयोलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। सुंडाकार मतलब है सूंड के आकार जैसा। जैसे आपने देखा होगा हाथी की सूंड जो होती है ऊपर जाके मोटी हो जाती है, नीचे की तरफ पतली होती है। तो वैसे ही पिरामिड दिखाया गया है कि ऊपर की तरफ ये चौड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ चौड़ा है, नीचे की तरफ ये पतला होता जाता है। तो ये घंटी के आकार का सुंडाकार पिरामिड है। और ये पिरामिड दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या यहां पर स्थिर हो जाती है। तीसरा पिरामिड है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो आधार है बिल्कुल पतला हो जाता है, आधार पर जन्म दर जो है बहुत ज्यादा निम्न हो जाती है। तो ये इस तरह का जो पिरामिड है जापान का पिरामिड है। देखिए जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। देखिए जापान एक विकसित देश है, तो जापान में विकसित देश होने की वजह से यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, तो लोग जो हैं प्रजनन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जापान का जो पिरामिड है वो ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो 0 से लेकर 4 साल वाला जो एज ग्रुप है उसमें जनसंख्या बहुत ही कम है, क्योंकि लोग प्रजनन नहीं कर रहे हैं। और जबकि जो ऊपर की तरफ ये चौड़ा होता जाता है, क्योंकि जापान में क्या है मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो लोगों की जीवन प्रत्याशा है वो भी ज़्यादा है। तो इस वजह से ऊपर के स्तरों में लोग आप देख पा रहे हैं ये लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो ऊपर का जो स्तर आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा आपको देखने को मिल रहा है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है, क्योंकि जब बच्चे जन्म ही नहीं लेंगे तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि होगी नहीं। तो यहाँ पर इसी वजह से लिखा गया है कि इन देशों में जो जनसंख्या वृद्धि है वो शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। ग्रामीण नगरीय संगठन। किसी भी देश में जनसंख्या का एक हिस्सा गांव में निवास करता है और एक हिस्सा जो है शहरों में या नगरों में निवास करता है। तो जनसंख्या का जो ग्रामीण और नगरीय विभाजन है ये निवास के आधार पर होता है। ग्रामीण और नगरीय जीवन जो है इसमें आजीविका के स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पर सामाजिक दशाओं में अंतर पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जो आयुलिंग संगठन है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। व्यावसायिक संरचना भी अलग होती है। जैसे नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो नगरीय क्षेत्रों की जो व्यावसायिक संरचना है वहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों को वरीयता दी जाती है, जबकि ग्रामीण परिवेश में प्राथमिक क्रियाकलापों को वरीयता दी जाती है। जनसंख्या का जो घनत्व है ये नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, जबकि ग्रामीण परिवेश में ये कम होता है। विकास के स्तर पर देखें तो विकास के स्तर पर भी आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तीव्र होती है, जबकि ग्रामीण परिवेश में विकास की रफ्तार धीमी होती है। देखिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में जो अंतर करने का मापदंड है ये मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जमीन से जुड़ी हुई क्रियाएं होती हैं, इसमें कृषि और उससे संबद्ध जो क्रियाकलाप हैं वो आ जाते हैं। तो ग्रामीण आबादी का एक बड़ा पार्ट जो है कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों में लगा होता है, जबकि नगरीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। यानी शहरी क्षेत्रों की या नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या जो होती है वो खेतीबाड़ी के कार्यों में न लगकर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमी देशों से भारत की तुलना की गई है। पश्चिमी देशों की बात करें तो पश्चिमी देशों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में वहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है। जबकि नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों की स्थिति देखें तो यहाँ पर कंडीशन एकदम विपरीत है। यानी हमारे यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ पर ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कम है, जबकि शहरी परिवेश में आप देखेंगे शहरी परिवेश में हमारे यहाँ पुरुषों की संख्या अधिक है और महिलाएं कम हैं। यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के जो साधन हैं, इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा को लेकर, महिलाओं को लेकर समानता के जो अधिकार हैं वो प्रबल रूप से वहाँ पे अप्लाई हैं। जैसे हमारे यहाँ की तरह वहाँ पे सत्तात्मक समाज नहीं है, महिलाओं को दबाया नहीं जाता है। तो यही कारण है कि इन देशों में जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकांश जो आबादी है वो जॉब में है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है। यानी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर का कार्य हो रहा है वो बहुत ज़्यादा मशीनों के जरिए हो रहा है, और ये मशीनों से जो कार्य हो रहा है लगभग पुरुष प्रधान कार्य हो रहा है। यानी ये भी व्यवसाय जो है पुरुष प्रधान है। यानी यहाँ पर जो खेतीबाड़ी का कार्य होता है वो पूरी तरह से पुरुष करते हैं। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत में स्थिति अपोजिट है। हमारे यहाँ जो खेतीबाड़ी का कार्य होता है वो महिलाएं संभालती हैं। तो इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास की वजह से लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल होता है। यानी हमारे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में पुरुष प्रवास ज़्यादा होता है, इस वजह से शहरी क्षेत्रों का जो पुरुष लिंगानुपात है वो अधिक होता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है कि भारत जैसे देशों में जो ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष तो प्रवास कर जाते हैं तो जो खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है वो महिलाओं को संभालनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की जो
सहभागिता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। इसके बाद यहाँ पर साक्षरता की बात की गई है। देखिए, किसी देश में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर पे, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में और शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता और सरकार की नीतियों का पता चलता है। यानी किसी भी देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा साक्षर होगी वो देश उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति अगर उसके पास पढ़ने लिखने की क्षमता, यानी अपनी जो मातृभाषा है उसमें वो पढ़ लिख सकता है और वो अंकगणितीय परिकलन कर सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि साधारण जोड़ घटाव कर सकता है, तो उसे साक्षर माना जाता है। हमारे यहाँ पर पैमाना ये वाला पैमाना है। व्यवसायिक संरचना। तो देखिए, व्यवसायिक संरचना का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ग्रामीण परिवेश है या जो शहरी परिवेश है वहाँ पर लोग किन किन क्रियाकलापों में जुड़े हुए हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो कृषि, वानिकी, मत्स्यन और खनन को प्राथमिक क्रियाओं में, विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया में, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीयक क्रियाओं में तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े जो कार्य हैं इनको चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि एक डेवलप्ड अर्थव्यवस्था है और वहाँ पर उद्योगों और अवसंरचना के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो अर्थव्यवस्था जो है अपने यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ जो सेक्टर है उनको बढ़ावा देगी, उसमें वहाँ पर उनके यहाँ अधिक कर्मी कार्यरत होंगे। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में, आदिम का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा पार्ट जो है अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर प्राथमिक क्रिया में लोगों की जो अनुपात है वो यहाँ पर अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। देखिए, जो अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में, आज भी वो खेतीबाड़ी पर ही डिपेंड है, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे वहाँ पर लोगों का जो अनुपात है वो खेतीबाड़ी कार्यों में ज़्यादा होता है। इससे यहाँ पर नुकसान ये होता है कि इससे जो प्राकृतिक संसाधन है इन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके अलावा अब आप लोगों को कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के जरिए नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।